दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं वापस आ गया, क्वेश्चन नंबर 34 पे छोड़ के गया था। 35 से वापस से स्टार्ट करते हैं। तो देखना, जो क्वेश्चन नंबर 34 हमने लास्ट किया था वो क्या था कि रदरफोर्ड के प्रयोग में किन विकिरणों का प्रयोग किया गया था। तो अल्फा विकिरणों का मैंने बताया ना, जैसे H+ जो हीलियम के कण थे, हीलियम के नाभिक थे, वही हमारे अल्फा कण थे। क्वेश्चन नंबर 35 से देखते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल होती है, इसमें आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो देखना दोस्तों, इसमें 7 आवर्त है और वर्गों की संख्या इसमें 18 है। मतलब ऐसे खड़े डब्बे देखोगे ना, तो ऐसे खड़े डब्बे आपको 18 मिलेंगे। ओके, इधर पूरा डी ब्लॉक मिलेगा, इधर एस ब्लॉक मिलेगा, इधर पी ब्लॉक मिलेगा। तो खड़े डिब्बों की संख्या 18 होगी और पड़े यानी कि आड़े डिब्बे ऐसे ऐसे गिनोगे ना, तो वो 7 मिलेगी। तो आपको याद रखना 7 और 18 आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी है, 7 और 18। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, कार्बन का कौन सा अपूर्व विद्युत का सुचालक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं हर क्लास में बताता हूँ। जिस दिन टॉपिक पढ़ाया था उस दिन भी बताया था उसके अंदर, जब मैंने आपको कार्बन परिवार पढ़ाया था उसमें, कि कार्बन का एक अपरूप होता है जो विद्युत का सुचालक होता है, वो होता है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। मतलब कार्बन जो अपरूप होते हैं, जैसे हीरा है, फुलरीन है, कोक है, ये विद्युत के कुचालक है, इनमें करंट नहीं आता। लेकिन ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है। जैसे आपकी पेंसिल होती है ना, पेंसिल, उस पेंसिल की नोक होती है, पेंसिल की नोक, तो वो ग्रेफाइट की बनी होती है पेंसिल की नोक। तो आप उसके अंदर अगर करंट पास करना चाहो तो करंट पास हो जाएगा। ये ध्यान रखने लायक बात है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के चालक क्यों होते हैं, इसका भी रीजन है। इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन के विद्युत के कुछ सुचालक होते हैं। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। सीधा याद रखना, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। विद्युत ऋणता भी इसको कहा जाता है, ये सर्वाधिक फ्लोरीन के ही होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, मेथेन में बंध कोण का मान कितना होता है। तो मेथेन में बंध कोण का मान जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। क्या होता है मेथेन, मेथेन जो होता है दोस्तों याद रखना है आपको, CH4, इसको मेथेन कहा जाता है। इसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये रहा एक कार्बन, इसके साथ ये एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। ओके, तो आप यहाँ पर देखो कि 2 हाइड्रोजन के बीच में जो बंध कोण है वो 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण बनता है। और ऐसा ही सारे जगह होगा। आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि 4 ही कोण बन रहे होंगे, बट एक्चुअल में 109 डिग्री 28 मिनट के यहाँ पर 6 कोण बनते हैं। कितने कोण, 6 कोण, क्योंकि 2D में आपको नजर आ रहा है, बट एक्चुअल में 3D डायग्राम है। और 3D में आप देखोगे तो 3 ऊपर और 3 नीचे, इस तरह से 6 कोण बनेंगे। ओके, तो आपको सीधे याद रखना कि 6 कोण होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के। ओके, ऑफलाइन क्लास होती तो समझाते पेन ले लेके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो आपको याद रखना है, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका, आइसोप्रीन का। और इस साल के लिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक कर देना, संभावना है कि ये आ सकता है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके बाद रबड़ से रिलेटेड ही बात करते हैं। प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सल्फर मिला देते हैं और इसको गर्म करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं। देखना दोस्तों, रबड़ जो होता है पेड़ से निकाला जाता है, आपको पता है, पेड़ के अंदर से दूध निकलता है, वो इकट्ठा होकर रबड़ बनता है। तो बहुत ही नरम होता है। और आपने गाड़ी के टायर वगैरह देख रखे, ये बहुत ही कठोर होते हैं। तो रबड़ को कठोर करना पड़ता है, पहले से वो कठोर नहीं होता। तो उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपन उसमें सल्फर डाल देते हैं। क्या डालते हैं, सल्फर डाल के गर्म करते हैं। और इस क्रिया को बोलते हैं वल्कनीकरण। जैसे लिखा हो ना, वल्कनीकरण। तो रबड़ का वल्कनीकरण करके उसको कठोर बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। सल्फर में, अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रबड़ का वल्कनीकरण क्या होता है। तो आपको याद रखना है, सल्फर मिला करके गर्म करना, ये वल्कनीकरण कहलाता है। ओके, क्यों करना पड़ता है ऐसा, क्योंकि नॉर्मल जो प्राकृतिक रबड़ मिलता है वो इतना अच्छा नहीं होता, इतना बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम मुलायम। रबड़ अपने को कठोर चाहिए। ओके, कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक आपको याद रखना है, जूल है। क्या है, जूल, ध्यान रखने की बात है। उसके बाद निम्न में से किस दर्पण में वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखेगा। वृहद दृष्टि क्षेत्र का मतलब ज्यादा इलाका कवर होगा। तो देखना, समतल दर्पण है तो समतल दर्पण इतना इलाका कवर कर रहा है। इस तरह से एक अवतल दर्पण हो गया तो अवतल दर्पण इतना इलाका कवर कर रहा है मान लो। लेकिन एक उत्तल दर्पण होता है तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना सारा इलाका कवर कर रहा है। तो सबसे ज्यादा दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो उत्तल दर्पण का होता है। तो उत्तल दर्पण का ज्यादा, इसीलिए तो अपन जो गाड़ियों के मिरर होते हैं ना, मिरर और साइड मिरर वगैरह, वो उत्तल दर्पण लगाते हैं ताकि वो ज्यादा ऑब्जेक्ट को देख पाए, ज्यादा एरिया को कवर कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होगा। तो ध्यान रखना, निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। यही चीज अगर ध्वनि के लिए होती तो निर्वात में ध्वनि का कोई वेग नहीं होता, 0 होता है। और ध्वनि का सबसे अच्छा वेग ठोस में होता है और प्रकाश का सबसे अच्छा वेग निर्वात में होता है। क्वेश्चन नंबर 44, अच्छा निर्वात में कितना वेग होता है प्रकाश का, ये भी आपको ध्यान रखना कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश का निर्वात में वेग होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44, किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे पर रखा हुआ सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा दिखा देता है। जैसे पेंदा होता है ना, पेंदा, इस पेंदे में आपको सिक्का रख दो, फिर इसके अंदर पानी भर दो, तो ये जो सिक्का होगा थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई देगा। या फिर आप इसके अंदर ऐसे पेंसिल या छड़ को डालो तो छड़ मुड़ी हुई नजर आएगी। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। आंसर अपवर्तन राइट होगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, यदि एक दर्पण की फोकस दूरी प्लस 60 सेंटीमीटर है तो ये दर्पण कौन सा होगा। तो देखना इसके लिए आपको चिन्ह परिपाटी आनी चाहिए। जैसे चिन्ह परिपाटी क्या होता है, ऐसे दर्पण के लिए समझते हैं। फोकस दूरी कितनी थी, प्लस 60। तो अपन देखते हैं जैसे कि ये इस तरह से कोई दर्पण है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरणें चल के जाएगी। अब चिन्ह परिपाटी ये होगी कि जो चल के जा रही है, इन आपतित किरण की दिशा में दूरी गई मापी वो धनात्मक लेनी है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऋणात्मक लेनी है। अब देखना जैसे इस दर्पण की फोकस दूरी इधर है, क्योंकि इसका इस तरह से ये किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, तो इधर इसका वक्रता केंद्र होगा और इसकी जस्ट आधी ये दूरी फोकस दूरी कहलाएगी, फोकस दूरी। ओके, तो आप फोकस दूरी को यहाँ से मापोगे, ये दूसरा कलर यूज करता हूँ, यहाँ से, इसको बोलते हैं पोल या ध्रुव। ध्रुव से फीता लेकर के बैठ करके फोकस दूरी यहाँ से नापोगे, तो जो आने वाली किरणें थी उनकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये क्या है आपको ऋणात्मक, तो ये फोकस दूरी आपको ऋणात्मक मिलेगी। लेकिन यही आप उत्तल दर्पण के लिए करोगे तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इधर कहीं आएगी और यहाँ से कोई दर्पण ऑब्जेक्ट रखा होगा तो ये आने वाली किरणें, तो इन किरणों की इस तरह से इधर की डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में चलोगे, इधर से डायरेक्शन चलोगे तो ये दूरी कैसी लेंगे, धनात्मक। और ये क्या दिया है, प्लस दिया है 60, यानी कि धनात्मक दूरी दी है। और धनात्मक दूरी किसके लिए आई, फिर उत्तल दर्पण के लिए, तो बड़ा ग वाला ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। देखो फोकस दूरी का मतलब हल्का सा कर होना चाहिए, वक्र होना चाहिए, मुड़ा होना चाहिए। अगर समतल कर दिया तो बिल्कुल भी मुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब फोकस दूरी कितनी होगी, अनंत हो गई। जीरो नहीं है इसमें, अनंत है, इंपॉर्टेंट कर देना, ये अनंत होता है इसका आंसर, फोकस दूरी अनंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ज्यादा एक साथ आ गई। क्वेश्चन नंबर 46 क्या, 47 क्या है, एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखना उत्तल दर्पण जो होता है, ये रहा उत्तल दर्पण, यहाँ पर आप कोई भी वस्तु रखोगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब इधर बनेगा, इधर की तरफ। ओके, क्योंकि यहाँ से किरणें जाएगी, टकरा के इधर आएगी, पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होगी, तो इधर बन रहा है। तो पर्दे के पीछे जो बनता है इस दर्पण, इसको अपन क्या कहते हैं, आभासी, और एकदम सीधा बनेगा, तो आभासी और सीधा बड़ा वाला ग राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या होता है। तो देखना जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु जो होगी वो स्पष्ट दिखाई देगी, ख वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, एक 5 वोल्ट की बैटरी से यदि चालक में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। आई यानी कि धारा, करंट कितना दिया है, 2 एम्पियर दिया है, और वोल्टेज कितना दिया है भैया जी, V बराबर 5 वोल्ट दिया है। तो इसमें क्या पूछा है, इसका प्रतिरोध पूछा है। तो एक ओम का नियम दिया जाता है, ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, V बराबर IR, ये ओम का नियम होता है। इसमें V कितना दिया है, 5 दिया है, I कितना दिया है, 2 दिया है, इंटू R अपने से पूछा है। तो R बराबर हो जाएगा 5/2, और 5/2 का मतलब 2.5 ओम। तो आंसर कितना आ गया अपना, 2.5 ओम, ख वाला राइट है। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 50, जो प्रतिरोधकता होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो प्रतिरोधकता ओनली पदार्थ के चालक के जो पदार्थ होता है उस पर निर्भर करती है। मतलब कि चालक का पदार्थ कैसा है, ये लोहा है कि सोना है कि एल्यूमिनियम है कि चांदी है कि क्या है, इस पर निर्भर करती है। ओके, अर्जेंटम है ना, तो ये किस चीज का बना हुआ उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता है प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट पर, इन सब चीज़ों पर। लेकिन प्रतिरोधकता केवल और केवल उसके पदार्थ पर निर्भर करती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधकता है तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है, प्रतिरोध है तो फिर आपके दूसरे ऑप्शन टिक हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, वोल्ट किसका मात्रक है। तो वोल्ट जो होता है ये विभवांतर का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक पूछा जाए तो इसका मात्रक जूल होता है। धारा का मात्रक पूछा जाए तो इसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर, धारा का एम्पियर से मापते हैं। और आवेश का मात्रक जो होता है ये कुलाम होता है। ओके, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, है ना। आप बोलते हैं 5 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी, 50 वोल्ट की, वो विभवांतर को मापते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, एक परिपथ में 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के चालक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 + R2 + R3 प्लस डैश 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 इस तरह से चलता रहता है। तो हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो R1 कितना दिया, 1 ओम, प्लस R2 कितना दिया, 2 ओम, प्लस R3 कितना दिया, 3 ओम। तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 ओम। टोटल कितना आ गया, 6 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। ये पूछ रहा है जो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम से कम नहीं हो सकता। 6 क्या 1 से कम होता है क्या, नहीं। 3 ओम से कम नहीं हो सकता, 3 से तो ज़्यादा ही है। 1 ओम से ज़्यादा, बिल्कुल सही बात है, 1 ओम से ज़्यादा है। 3 ओम से ज़्यादा, ये ज़्यादा करेक्ट है। क्यों, 1 ओम से ज़्यादा है पर कितना ये नहीं बता रहा। या हो सकता है 2 के लिए बोल रहा हूँ, या फिर हो सकता है 3 के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये बोल रहा है 3 ओम से ज़्यादा। तो इसका मतलब ये 2 और 3 के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, ये 3 से ज़्यादा वाले के लिए बोल रहा था। इस केस में दोनों 2 ऑप्शन राइट दिख रहे थे, लेकिन ज़्यादा राइट कौन सा है, बड़ा वाला ग। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 53, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। सीधा रटने वाला क्वेश्चन है। भारत में 50 हर्ट्ज होती है। एसी जो होती है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि भारत में एसी करंट होता है ना, एसी, वो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है। ओके, इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर
53 के बाद 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, विभिन्न मान के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनको जोड़ने पर प्रत्येक तार में प्रतिरोध जो है देखते हैं। इस तरह से कोई प्रतिरोध है R1, अगला कोई प्रतिरोध है R2, इस तरह से कोई प्रतिरोध है R3 या R1 या R2 या R3। इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा, तो इस समांतर क्रम कुछ इस तरीके का होता है, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ तो इस तरह से, और यहाँ पर हमने कोई बैटरी लगा दी। देखना दोस्तों, अगर बैटरी का वोल्टेज V होता है, बैटरी का विभवांतर V होता है, तो R1 प्रतिरोध का भी V विभवांतर बताते हैं, R2 का भी V बताते हैं, R3 का भी V बताते हैं। और यहाँ से अगर कोई धारा I जा रही है तो इस हिस्से में जाने वाली धारा यहाँ तक जाएगी और यहाँ पे जाने के बाद बढ़ जाएगी। इधर I1 धारा जाएगी, इधर I2 धारा जाएगी और इधर I3 धारा जाएगी। कहने का मतलब धारा तो बढ़ जाती है और विभवांतर का मान समान रहता है। तो क्या बोला, धारा भिन्न भिन्न होगी परंतु विभवांतर एक समान होगा। बड़ा छोटा वाला जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। देखो, धारा होती है आवेश बटा हुआ समय Q/T। तो I बराबर आवेश कितना दिया है 2 कूलम, तो ये रहा 2 बटा हुआ Q समय कितना दिया 0.5 सेकंड, तो ये रहा 0.5। ये पॉइंट उड़ाया तो इतना क्या आ गया 20 आ गया, 20 बटा 5 काटा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी I बराबर 4 एम्पियर। 4 एम्पियर ये वाला राइट हो गया। ओके, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है पूछा है। देखो, हीटर क्या काम आता है गर्मी के लिए, तो ये तो ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित है। टोस्टर जो होता है, टोस्ट जो गर्म करते हैं उसमें कच्चा ब्रेड डालते हो, टोस्ट बन के निकलता है, तो वो भी गर्मी देता है। प्रेस जो होती है ये भी गर्मी देती है। क्या फ्रिज गर्मी देने के लिए बनाते हैं क्या? नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला फ्रिज, रेफ्रिजरेटर है ना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 57, अगर एस जो बल लगा रहे हैं आप किसी वस्तु के ऊपर, इधर आप बल लगा रहे हो, इधर मान लो इस डायरेक्शन में आपने बल लगाया और वस्तु का विस्थापन इधर हुआ, दोनों के मध्य कोण थीटा है, तो यहाँ पर किए गए कार्य का क्या होगा मान, तो W बराबर होता है Fs कोस थीटा। ये सीधा फॉर्मूला होता है कार्य का, तो Fs कोस थीटा ये कार्य का फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट छोटा वाला इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों शक्ति का मात्रक वाट होता है, आपको सीधा ध्यान रखना, शक्ति का मात्रक वाट है, आंसर ये है, और ये इंपॉर्टेंट लगा देना शक्ति वाला। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, क्या है, m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति करे तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र सीधा याद रखो, हाफ mv², ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, तो क्या मान हो जाएगा हाफ mv²। ओके, नेक्स्ट है, यदि m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर है तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो बताया था स्थितिज ऊर्जा जब पढ़ाया था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो ये रहा mgh, इसमें मैच हो गया, क वाला आंसर इसमें राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, हाँ, 1 किलो द्रव्यमान 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने पर किए गए कार्य का मान होगा। तो जो किया गया कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। किसके बराबर, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है mgh, तो यहाँ पर m कितना दिया है 1 किलोग्राम, तो ये रहा 1 इंटू g का मान कितना लेना है, क्वेश्चन में दे रखा है 10 लेना है, ये रहा 10 इंटू h कितना मीटर, तो 4, तो यह 4 इंटू 10 कितना हो गया 40 जूल काम कर लिया। कितना जूल, 40 जूल, बड़ा वाला राइट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 62, यदि एक वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या कितनी हो जाएगी। तो देखो k बराबर हाफ mv², अभी बताया था फॉर्मूला। यहाँ पर द्रव्यमान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, 1/2 वैसे कांस्टेंट है, तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। अब बोलो v क्या है वेग, तो वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया, ये कितना कर दिया 2 गुना। अब 2 के सर पे क्या लगा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी 4 गुनी। डायरेक्ट आंसर, ट्रिक से आंसर किए, बाकी तो लंबा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। तो किलो वाट आवर ये होता है, किलो वाट आवर ये विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है, याद रखने लायक बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, खेजड़ली के बलिदान से संबंधित है। तो ध्यान रखना, अमृता देवी जो है वो खेजड़ली गांव के बलिदान से संबंधित, जिसकी कहानी हर कोई जानते हैं, विष्णु परिवार से संबंधित थी। और जब इनके गांव पर वो राजा ने पेड़ काटने के लिए भेजा तो सारे पेड़ से चिपक गए, फिर पेड़ों के साथ जो इन लोगों को भी काट दिया था। तो अमृता देवी जो है इसके बलिदान के लिए संबंधित है खेजड़ली गाँव से। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, निम्न में से कौन सा पादप अनाज नहीं है। गेहूं अनाज है, चावल अनाज है, जौ अनाज है, लेकिन चना अनाज नहीं है। तो फिर चना क्या है, चना तो दाल है भैया, चने की दाल नहीं खाते क्या, तो चना दाल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, निम्न में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, इसका कुल ग्रीन हाउस गैसों में 60% इसका योगदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो CO2। ओके, हाँ ओके, ध्यान रखना। आप पूछे जाए वातावरण में जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, तो वो 0.03% है वातावरण के अंदर, और ग्रीन हाउस गैसों में इसका कितना योगदान है, तो वो 60% बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, अफीम के पौधे का कौन सा भाग औषधीय महत्व का है। तो देखो जड़, पुष्प, तना नहीं बल्कि फल,
इस फल से क्या होता है, अफीम के फल से दूध निकलता है वाइट वाइट, इसमें चीरा लगाते हैं तो चीरा लगाने से दूध निकलता है, और फिर थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं रात भर के लिए, तो फिर वो दूध काला पड़ जाता है। फिर उस काले दूध को नाखूनों से या फिर उपकरण होता है उससे इकट्ठा कर लेते हैं, और उसका औषधीय महत्व है, उससे आगे जो है दवाइयाँ बनाई जाती है, और वही अफीम है ना। आप जानते हो कौन सी दवाइयाँ बनती है, जो हर एक जानता है। हाँ, अब आगे देखते हैं, मधुमक्खी का पालन कहलाता है, क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। ओके, मधुमक्खियों को पालना एपीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम कीट का पालन होता है। ओके, तो एपीकल्चर इसमें राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। तो मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है, राइट आंसर। ओके, 3 प्रकार में एक जो होती है अकेली, वो तो होती है रानी मधुमक्खी, जो साइज में बहुत बड़ी होती है। बाकी बहुत सारी होती है मादा वाली, तो मादा जो होती है वो श्रमिक मधुमक्खियां होती है, श्रमिक। और ये श्रमिक मधुमक्खियां क्या करती है, छत्ते से बाहर जाती है, फूलों का रस चूस के वापस छत्ते में आ जाती है। इसके अलावा छत्ते के अंदर ही रहने वाले नर ड्रोन होते हैं, नर जो होते हैं इनको ड्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्रोन। तो ड्रोन कभी छत्ते से बाहर नहीं निकलते, ये छत्ते के अंदर ही रहते हैं। इनकी संख्या इन श्रमिकों से थोड़ी कम होती है, कम संख्या में होते हैं, कुछ ही ड्रोन होते हैं छत्ते के अंदर। और इनका काम क्या है, ये मादा के साथ मिलकर के जो है जनन क्रिया पूर्ण कराती है, मादा के साथ संभोग करते हैं, उसके बाद रानी के साथ संभोग करते हैं ना, इस वाली रानी के साथ। इसके बाद ये रानी जो है अंडे देती है बहुत सारे, और अंडों में से बहुत सारी जो है श्रमिक बनती है, बहुत सारी वापस से ड्रोन बनती है। तो ये प्रक्रिया इनके छत्ते में चलती रहती है। ओके, 3 प्रकार की मधुमक्खियां को ध्यान रखनी है। हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो सर थे, उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अभियांत्रिकी की कौन सी शाखा में अध्ययन किया, यानी इंजीनियरिंग की किस शाखा में अध्ययन किया। तो उन्होंने एरोनॉटिकल जो शाखा होती है उसमें इन्होंने अध्ययन किया, और फिर बाद में जो है इन्होंने, जो इनको इंडियन मिसाइल मैन भी कहा जाता है, इन्होंने मिसाइल बनाई थी हमारे देश के लिए बहुत सारी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हो इस बार के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला। तो इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार इनको क्यों मिला था, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इस वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये फिजिक्स से संबंधित है, सीवी रमन या नोबेल प्रभाव किस में आता है, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ना। पक्षी विज्ञानी कौन है, तो ये डॉक्टर सलीम अली जो है ये पक्षी विज्ञानी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको इंडियन बर्ड मैन कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडियन बर्ड मैन। अच्छा, आपको पता होगी इनकी भूमिका कुछ हद तक मिलती जुलती एक मूवी है, जिसमें कुछ हद तक इनकी ये नहीं है, और ना ही इनकी भूमिका को सही से बताया गया, लेकिन कुछ हद तक मिलती जुलती है। कौन सी वाली है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि वो जो 0.2 कोई मूवी आई थी रोबोट वाली, अक्षय कुमार जी ने इनका रोल किया था, तो वो जो मिलती जुलती शक्ल बताते हैं वो डॉक्टर सलीम अली की, जो पक्षियों से संबंधित है कुछ हद तक, है ना। हाँ, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, मैं बस क्वेश्चन याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि वो जो चेहरा दिखाई देता है वो इनसे मिलता जुलता चेहरा होता है अक्षय कुमार का उसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा जो है एटॉमिक रिसर्च केंद्र सेंटर जो होता है वो कहाँ है। तो ये मद्रास में, मुंबई में, कलकत्ता में, ये मुंबई में है। कहाँ पर है, ग वाला राइट आंसर है, मुंबई में है। तो यहाँ पर आपके ये 74 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहले वाले पार्ट में कुछ क्वेश्चन बता दिए, कुछ यहाँ पे बता दिया। तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से देखना, इनकी पीडीएफ आप जो है नीचे लिंक में जाओ टेलीग्राम के, उस चैनल में आपको इसकी जो है सही से पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी मैंने 1-2 पीडीएफ भेजे, आप उनको भी देख लेना, उनमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे। देखना बहुत सारे क्वेश्चन आपके बैठ जाएंगे, है ना। 6 पारियों का पेपर है, बहुत सारे बैठेंगे, चिंता मत करो। अच्छे से स्ट्रेस फ्री होकर के एग्जाम देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।